नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम विथ मी में। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग ज्योग्राफी की पर डे क्लास रहते हैं, तो ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास है आज। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसे बोलते हैं भारत का अफवाह तंत्र। क्या बोलते हैं? भारत का अफवाह तंत्र। तो सभी लोग आज हेडिंग डाल दीजिए, भारत का अफवाह तंत्र। भारत का अफवाह तंत्र। अब ये भारत का अफवाह तंत्र है क्या? भारत का अफवाह तंत्र अर्थात बहने वाला जल। बहने वाला जल किस प्रकार से? जैसे मैं कह दूं आपको कि यह आपकी एक नदी है। समझिएगा बात। तो ये नदी नदी बनी कैसे? तो ये कुछ इस प्रकार से बनी कि अगर इसमें कुछ छोटी छोटी नदियां ऐसे आकर के मिली और इस नदी से इसमें आकर के ये मिली, ऐसे करके ऐसे ऐसे, और ये इस प्रकार से छोटी छोटी नदियों की धारा इसमें आकर के मिलती गई। और जब मिलती जाएंगी तो यह एक विशाल नदी का रूप ले लेगी। बात समझे? और इन नदियों की भी कोई सहायक नदियां होंगी, होंगी या नहीं होंगी? तो यह जो पूरा नदियों का तंत्र बनेगा, इसे अपवाह तंत्र बोलते हैं। सॉरी, इसे क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र बोलते हैं। लेकिन इनका नाम भी होता है कुछ। जैसे एक बड़ी सी नदी बन रही है और इस बड़ी नदी का नाम जो भी होगा, इसी नाम पर इस अपवाह तंत्र का नाम रख दिया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये गंगा नदी है, गंगा की कई सहायक नदियां हैं, तो इसे बोल दिया जाएगा गंगा नदी अपवाह तंत्र। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग अपवाह तंत्र अर्थात नदियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। बात समझ गए यहाँ तक? तो अब जब नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको आप दो पार्टों में अध्ययन करेंगे। कैसे अध्ययन करेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आपको करना क्या है। तो आपको सबसे पहले सर इसको दो पार्टों में डिवाइड करना है। पहला पार्ट यहाँ, दूसरा पार्ट यहाँ। तो जब पहले पार्ट की बात करेंगे, इसे बोलते हैं हिमालयन नदियां। हिमालयन नदी अपवाह तंत्र। और इधर बोलेंगे प्रायद्वीपीय पेनिसुला नदी अपवाह तंत्र। ये बात क्लियर? ये कौन सी है? हिमालयन नदी अपवाह तंत्र। ये कौन सा है? प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र। अब हिमालयन नदी अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदी आती हैं? तो एक आएगी आपका गंगा, आपने सुना होगा सिंधु, और आपने सुना होगा ब्रह्मपुत्र। अब इन्हीं नदियों के यही अपवाह तंत्र में विभिन्न नदियां जैसे गंडक, गोमती, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, बराक वगैरह सारी नदियां जो होंगी वो इन तीन नदियों में कवर हो जाएंगी, क्योंकि ये एक तंत्र का काम करती हैं पूरा। प्रायद्वीपीय भारत की जब बात करेंगे तो ये भी दो पार्टों में डिवाइड होगा। एक होगा विंध्य क्षेत्र की नदियां, विंध्य क्षेत्र की नदियां। एक साइड होगा आपका पश्चिमी घाट की नदियां। तो जब विंध्य क्षेत्र की नदियों की बात करेंगे तो उसमें आप जानते हैं नर्मदा, ताप्ती, महानदी। महानदी। और यहां पर पश्चिमी घाट में बोलेंगे तो बोलेंगे गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सभी क्या है? अपवाह तंत्र है। हम इस चैप्टर का अध्ययन कुछ इस प्रकार से करेंगे, और भारत से आने वाले नदियों से आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे, कोई एक प्रश्न भी नहीं छूटने पाएगा। इसलिए जुड़े रहिए आप साथ। और सबसे पहले इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। जल्दी, मैं किनारे हो जाता हूँ, आप इसको नोट कीजिए।
माफ कीजिएगा। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग सिंधु नदी के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? सिंधु नदी के बारे में। तो आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आप सभी जानते हैं कि यह हमारा क्या है? भारत है। तो इसको मैं थोड़ा सा और एक साइड कर देता हूँ, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से यहाँ पर हम चित्र बनाएंगे और सिंधु नदी तंत्र के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज हेडिंग डाल दीजिए सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी से बनने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे, देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। इस चीज का विश्वास रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हमने डाल दिया क्या? सिंधु नदी तंत्र। अब आप सिंधु नदी के बारे में क्या जानते हैं? सिंधु नदी के बारे में आप जानते हैं कि इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन से? चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, व्यास। चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, व्यास। और यही पांचों नदियां सिंधु नदी को एक बड़ा आकार प्रदान करती है और सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन दायिनी नदी बोला जाता है। बात समझे? तो सिंधु नदी के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ पर तिब्बत के राकसताल नामक स्थान से यहाँ पर एक नाम पड़ता है, जिसका नाम है सानोख्या बाग। सानोख्या बाग नामक स्थान से ये कुछ निकलती है इस प्रकार से, और निकलती हुई भारत में प्रवेश करती है और प्रवेश करते हुए कुछ ऐसे बहते हुए पाकिस्तान चली जाती है। यहाँ तक बात समझे? सिंधु नदी के बारे में इतना समझे। तो अब जब ये प्रवेश करती है तो इस स्थान पर जहां पर प्रवेश करती है, सर, इसका नाम है दमचील। क्या नाम है इसका? दमचील। बात समझे? यहां तक क्लियर? और यहां पर अपना एक शहर पड़ता है जिसका नाम है लेह। तो ये लेह से होती हुई जाती है। यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है श्योक नदी। कौन सी नदी? श्योक नदी। तो इसका नाम लिख लीजिए श्योक नदी। इसकी दाहिनी तरफ से सहायक नदी बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे। हेडिंग डाल दीजिए सिंधु नदी। तो लिखेंगे, सबसे पहले जान लीजिए कि इसकी कुल लंबाई जो है वो 2880 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में लिखिए, कहां से निकली है। तो लिखिए, यह तिब्बत के मानसरोवर, जिसके उत्तर में क्या है? कैलाश पर्वत। मानसरोवर झील के निकट सानोख्यो बाग नामक ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर से निकलती है। क्लियर है पॉइंट? अब जब वो यहाँ पे पाकिस्तान में पहुंचती है तो यहाँ का नाम है सर दर्दिस्तान। क्या नाम है इसका? मैं नाम लिख देता हूँ, दर्दिस्तान। और इस दर्दिस्तान के निकट से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो आगे लिखेंगे सानोख्यो बाग नामक ग्लेशियर से निकलती है और भारत में दमचीक नामक स्थान में प्रवेश करती है। ठीक, प्रवेश करते हुए
ये आपका लेह होते हुए लेह के दाहिनी ओर से गई है। एग्जाम में प्रश्न आया था कि लेह के किस लेह जिला जो है वह किस तरफ बसा हुआ है, नदी के दाहिनी तरफ या बाएं तरफ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दाहिनी तरफ। इसकी सहायक नदी एक कौन सी हो गई, श्योक, और ये इसकी क्या हो गई, सहायक नदी। तो सबसे पहले लिखिए लेह के दाईं ओर से प्रवाहित होती है। यहां से एक नदी इसकी और सहायक नदी है जिसका नाम है गिलगित। यहां पर क्या नाम है, यहां पर मिलती है आकर के। तो लिखेंगे सहायक नदियों के बारे में। लिखिए श्योक तथा गिलगित इसकी दाईं ओर की सहायक नदियां हैं। ये पॉइंट क्लियर, ये सारी बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है। और जाकर के कहां गिर जाएगी, अरब सागर में जाकर के गिर जाएगी। तो एक पॉइंट डाल लीजिए, यह अरब सागर में समाप्त होती है। आपने सिंधु नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी इस प्रकार से लिख लिया है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। कहां से प्रवेश करती है, दमचीक नामक स्थान से। क्लियर हो। इसके अलावा दर्दिस्तान से ये पाकिस्तान की ओर प्रवेश कर जाती है और अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। लेह जो जिला है वो किस ओर इसके स्थित है, दाहिनी ओर। श्योक नदी और आपकी गिलगित नदी दाहिनी ओर से इसको आकर के इसकी सहायक नदी बन जाती है, ठीक है। तो आपने सिंधु नदी के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, लिखिए चिनाब नदी के बारे में, ठीक है। तो चिनाब नदी के बारे में जानेंगे। तो कुछ इस प्रकार से दो नदियों, ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा इसको जो है यहां से बनाइए। अब ठीक है, चिनाब नदी कुछ इस प्रकार से बहती हुई इसकी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी बनती है। ये क्लियर, इसकी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी नदी, चिनाब नदी। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं और इसके बाद आप लिखेंगे। लिखिए चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी, क्योंकि वो नदी मैंने लाल पेन से डिनोट किया है इसलिए मैंने लाल पेन से यहाँ पे लिख दिया। मैं इसको सफेद पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है। अब समझिएगा चिनाब नदी के बारे में। देखो यहाँ पर दो धाराएं दिख रही होंगी, कुछ एक ऐसी और कुछ एक ऐसी। तो ये दो नदियां, दो नदियों का नाम है क्या, चंद्र और भागा। तो लिखेंगे यह चंद्र और भागा दो नदियों के संगम से बनी है, संगम से बनी है। अब आगे पॉइंट लिखेंगे, यह है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्लियर है यहां तक भाई, ये सारे पॉइंट क्लियर है। मैंने तुम लोग को क्या बताया, मैंने बताया चिनाब नदी के बारे में कि ये दो नदियां हैं, एक चंद्र एक भागा। इन दोनों के संगम से मिलकर के चिनाब नदी बनी है और ये अंत में जाकर के सिंधु नदी से जाकर के मिल जाती है। अब समझना, अब बात करते हैं सर झेलम नदी की। झेलम नदी कुछ किस प्रकार से बनी हुई है। तो झेलम नदी कुछ यहाँ से निकली हुई है और झेलम नदी इस प्रकार से बहती हुई यहाँ पर पाकिस्तान से कुछ ऐसी सीमा बनाती हुई और ऐसे जाकर के अंत में चिनाब नदी से मिल जाती है। बात समझे, यहां तक पॉइंट क्लियर है भाई। झेलम नदी के बारे में मैंने क्या बताया
कि यहाँ पर इस पॉइंट से निकल करके झेलम नदी ये आपकी बैरीनाग के निकट शेषनाग नामक स्थान से निकलती है और इस प्रकार से निकलती हुई और पाकिस्तान से लगभग 170 किलोमीटर की सीमा बनाती है। मतलब भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा बनाने वाली नदी का नाम तो क्या होगा? तो आप बताएंगे यहाँ पर सर झेलम नदी। क्लियर है यहाँ तक? तो लिखेंगे अगला पॉइंट डाल करके झेलम नदी। मैं इसको थोड़ा सा किनारे कर दूं क्या, चिनाब नदी को? आपको समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट जो है आपको समझ में आ गया होगा। ये चिनाब नदी को हम किनारे कर देते हैं। ठीक, अब अगला पॉइंट डाल दीजिए आप, झेलम नदी। क्या है? झेलम नदी। तो लिखेंगे इसके बारे में, यह बैरीनाग के निकट, बैरीनाग के निकट शेषनाग नामक स्थान से निकली हुई है। यह कश्मीर घाटी से प्रवाहित होती हुई निकलती है यहाँ पे होगा ऐसा। अब ठीक है, शेषनाग नामक स्थान से निकलती है और यह कश्मीर घाटी से प्रवाहित होती हुई, हाँ, पाकिस्तान और भारत के मध्य 170 किलोमीटर की सीमा बनाती है। पंखा चला दो। सीमा बनाती है। ये बात क्लियर? अब देखो, ये जो आतंकवादी आते हैं ना, भारत में प्रवेश कर जाते हैं। अब हम लोग कहते हैं कि ये कहां से प्रवेश कर जाते हैं, तो ये इसी पार्ट से। देखो, ये नदी इस प्रकार से गई है, ये नदी, यही नदी ही सीमा है एक तरीके से भारत पाकिस्तान की, समझ लो। यही नदी क्या है? सीमा है। तो ये लोग क्या करते हैं कि इस नदी को ही आसानी से पार कर लेते हैं, तो जिसमें हम लोग की कुछ ज्यादा पकड़ नहीं हो पाती है और नदी के नीचे नीचे निकल आते हैं और फिर ये आतंकवादी गतिविधियां करते हैं। तो ये इसी स्थान पर जो है क्या है कि यहीं पे ये लोग यहीं से निकलते हैं, झेलम नदी के इसी पार्ट से। तो 170 किलोमीटर सीमा बनाती है और बाद में पाकिस्तान में जाकर के किस नदी से मिल जाती है? आपकी चिनाब नदी से। पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। ये सारे पॉइंट क्लियर हैं भाई? कोई दिक्कत नहीं होगी सर। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं नई नदी के बारे में आपसे बात करूंगा। इसको भी मिटा देते हैं पूरा। चलिए, तो अब नई नदी के बारे में जानते हैं। हाँ, तो मैं बनाता हूं, समझिएगा बात को। अब हरे पेन से बनाऊंगा, समझना। यहां से रावी नदी हरे पेन से बना रहा हूं। यहां से रोहतांग दर्रे के समीप से निकल करके ये नदी जो है इस प्रकार से ऐसे बहते हुई जा करके मिल जाती है। तो लिखेंगे पॉइंट डाल करके, चिनाब नदी से रावी नदी डाल दीजिए हेडिंग। रावी नदी, हरे पेन से लाइन बनी हुई है इसलिए मैं इसको हरा कर दे रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? तो लिखेंगे यह, ओहो, यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। ठीक है,
यहां तक क्लियर। और आगे लिखिए, यह है जम्मू कश्मीर और पंजाब, जम्मू कश्मीर और पंजाब होती हुई पाकिस्तान के झंग नामक स्थान पर, झंग नामक स्थान पर चिनाब नदी से मिल जाती है, चिनाब नदी से मिल जाती है। क्लियर। तो ये कहां पर मिल जाती है, यहां पर झंग नामक स्थान है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। अब यहां पर ऐसे लिख दे रहा हूं, ये झंग नामक स्थान पर किससे मिल जाएगी, जाकर के चिनाब नदी से मिल जाएगी। यहां तक क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं सतलज नदी की सर। तो सतलज नदी की जब बात करता हूं, मैं इसको फिर पीले से बनाऊंगा क्योंकि ये तिब्बत से भी निकली है। तो तिब्बत के मानसरोवर, ये झील है, मानसरोवर झील के निकट राकसताल नामक स्थान पर, इसका नाम क्या है सर, राकसताल। राकसताल कुछ लोग राक्षस ताल भी बोलते हैं, कुछ लोग राकस ताल भी बोलते हैं। तो राकस ताल नामक स्थान से कुछ इस प्रकार से निकली है और इस प्रकार से भारत में प्रवेश करती हुई पंजाब जाते जाते हुए और जा करके मिल जाती है चिनाब नदी में। बात समझ गए, समझ गए। तो इसका नाम सर क्या है, इसका नाम है सर आपका सतलज। क्लियर। तो अब अगली हेडिंग डाल दीजिए सर सतलज नदी के बारे में। तो मैं इसको पहले मिटा देता हूं। हेडिंग डाल दीजिए सतलज नदी। इसके बारे में लिखेंगे, यह तिब्बत के मानसरोवर, मानसरोवर के उत्तर में क्या है, कैलाश पर्वत। मानसरोवर झील के निकट, मानसरोवर झील के निकट राकसताल नामक स्थान से निकलती है भारत में यह हिमाचल प्रदेश से होते हुए, हिमाचल प्रदेश जाएगी फिर पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर, कहाँ पे सर, बहावलपुर, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं सर बहावलपुर। बात समझे, ये जो पॉइंट है, मैं इसको गलत तरीके से बना दिया, मैंने इसको हटा देता हूँ। इस पॉइंट को सर बोलते हैं, मैं दूसरे पेन से यहां बना दे रहा हूं, इसको बोलते हैं बहावलपुर। बहावलपुर नामक स्थान में चिनाब नदी से मिल जाती है, चिनाब नदी से मिल जाती है। क्लियर है सारे पॉइंट, ये आपने सब कुछ पढ़ लिया। अब रह गया सिर्फ व्यास नदी, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। तो मैं व्यास नदी को किस कलर से बना दूं, मैं थोड़ा सा इन कलर को निकालता हूं, इनमें से इस कलर से बना, समझना। यहां पर एक व्यास कुंड है, हिमाचल प्रदेश में एक व्यास कुंड है। इस व्यास कुंड से थोड़ा सा मैं इसको हटा दूं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक व्यास कुंड है। इस व्यास कुंड से व्यास नदी कुछ ऐसे आती हुई और इस स्थान पर जाकर के सतलज नदी से मिल जाती है। तो इस स्थान पर जहां पर मिलती है, इसको बोलते हैं पंजाब का हरिके नामक स्थान। क्या बोलते हैं, हरिके।
क्या बोलते हैं सर, हरिके बैराज यहीं पर बना हुआ है, समझ रहे हो, हरिके बांध जो है यहीं पर बना हुआ है, तो यहाँ पर मिल जाती है। तो लिखो इसके बारे में पॉइंट डाल करके। लिखेंगे व्यास नदी, व्यास नदी, व्यास नदी के बारे में लिखना है। यह रोहतांग दर्रे के निकट, रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है, व्यास कुंड से निकलती है तथा पंजाब के हरिके नामक स्थान पर, हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है, सतलज नदी से मिल जाती है, मिल जाती है। क्लियर है पॉइंट, यहां तक सारी बात समझ में आ गई। अब ये देखो जो हरिके नामक स्थान पर मिली है ना, तो यहीं पर आपकी भारत देश की सबसे बड़ी नहर बनाई गई है सर। कौन सी नहर, जिसे बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर। क्या बोलते हैं सर, इंदिरा गांधी नगर नहर। और यही नहर जो इस प्रकार से बढ़ती हुई राजस्थान तक सिंचाई करती है। तो अगले पॉइंट में लिखिए इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, यह भारत की सबसे बड़ी नहर है, बड़ी नहर है जो मतलब सिंचाई करती है, ठीक है, राजस्थान जैसे एरिया में, ठीक है, सबसे बड़ी नहर है। आगे लिखिए, यह राजस्थान में 470 किलोमीटर से भी ज्यादा है, ज्यादा बह रही है, बात समझ रहे हो, 470 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है ये जो राजस्थान तक जाती है बहती हुई, और यहाँ पर सिंचाई के संपूर्ण साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। तो यही था आपका सिंधु नदी तंत्र, जो मैंने आपको चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। अगर इन नदियों का नाम लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं लिखवा दे रहा हूं। एक एक नदी का नाम लिख देता हूं सफेद पेन से। ये जो नदी है आपकी सिंधु नदी, आप जानते हैं, इसका नाम है सर झेलम नदी। क्या नाम है सर इसका नाम, झेलम नदी। ये है, इसको बोलते हैं चिनाब। क्या बोलते हैं सर, चिनाब। और ये जो है इसको बोलते हैं सर रावी, ठीक है, रावी। आप ये सतलज जानते हैं और इसको बोलते हैं सर व्यास। क्लियर है सारा पॉइंट, ये सारी बातें समझ में आ गई। तो ये है तुम्हारा सिंधु नदी तंत्र। अब समझो कि अगर हम, अब सबसे पहले इतना बात समझना कि ये जितनी भी नदियां हैं, ये जितनी भी नदियां सब भारत से होकर के जा रही हैं, जा रही कि नहीं जा रही। अगर हम लोग इसका पानी रोक ले तो पाकिस्तान प्यासा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, आप बोलेंगे रह जाएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, सन 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। क्या हुआ था, सिंधु जल समझौता। कहां पर हुआ था, पाकिस्तान के कराची पर, जहां पर यह नियम बनाए गए कि झेलम, सबसे पहले सिंधु, झेलम, चिनाब, इन तीन नदियों की, ऊपर की तीन नदियों का पानी पाकिस्तान प्रयोग करेगा और नीचे की तीन नदियों का पानी भारत प्रयोग करेगा। लेकिन इसमें से 20% पानी क्या है, भारत प्रयोग कर सकता है, और इन तीन नदियों का नीचे वाली 20% पानी पाकिस्तान प्रयोग कर सकता है। यहां तक समझ में आ गई सारी बात। तो तुम एक काम करो, हेडिंग डाल के लिख लो सिंधु जल समझौता, हेडिंग डाल के लिखो सिंधु जल समझौता। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं पेपर में। तो लिखो सिंधु जल समझौता। तो लिखेंगे 1960 में कराची में यह समझौता हुआ, समझौता हुआ। अब समझौते में क्या तथ्य थे समझना।
एक तरफ है आपका भारत, एक तरफ है आपका पाकिस्तान। ठीक, अब बताओ ऊपर की तीन नदियों के नाम क्या है? सिंधु, झेलम, चिनाब। तो जो सिंधु, झेलम और चिनाब है, इसका 80% पानी कौन प्रयोग करेगा? पाकिस्तान। और रावी, सतलज और व्यास, इन तीन नदियों का पानी कौन प्रयोग करेगा? 80%। 20% पाकिस्तान जाएगा और 20% इधर आ जाएगा। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, सारी बात समझ गई होंगी। इसकी बैठक जो है प्रतिवर्ष होती है, जिसमें दोनों सरकारों के कुछ प्रतिनिधि जाते हैं, इसके अलावा विद्वान वगैरह जाते हैं, और इसके अलावा इंजीनियर वगैरह जाते हैं। तो इन सब विषयों पर चर्चा होती है, कोई भी मतलब समस्या ना उत्पन्न हो जिससे। ये पॉइंट समझ में आ गया। इसके अलावा सिंधु जल समझौता, बस इतना ही पर्याप्त है, और बस यही आएगा, इसके अलावा कुछ आना नहीं चाहिए। जो भी सिंधु जल समझौते के विषय में से मैंने बता दिया। आपसे क्वेश्चन ये बनता है सिंधु जल समझौता कब हुआ? सन 1960 में हुआ। निम्नलिखित में से, मैं आपको प्रश्न दूं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का किस नदी का पानी भारत प्रयोग कर सकता है? ऑप्शन सुन लीजिए, चिनाब, झेलम, इसके अलावा रावी और सिंधु। तो आप बताएंगे रावी नदी का। क्यों? क्योंकि रावी नदी का प्रयोग कौन कर सकता है? भारत कर सकता है। और चिनाब, सिंधु, झेलम का प्रयोग कौन कर सकता है? पाकिस्तान कर सकता है। और ये 1960 में अधिवेशन हुआ था, और प्रत्येक वर्ष एक बार इसका मतलब बैठक होती है और इस विषय पर चर्चा हुआ करती है। तो ये सारी बातें थी जो आप समझ गए। ये आपकी इंदिरा गांधी सागर नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है, जो राजस्थान तक क्या करती है? सिंचाई करती है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप सभी लोग को समझ में आई होगी। इसी प्रकार आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इंडियन ज्योग्राफी का एक एक पॉइंट आपको मैं नोट करा दूंगा। सभी लोग का एग्जाम विथ मी में इसी प्रकार से प्यार बना रहा तो हम लोग भी और अच्छा कंटेंट आप सबको प्रोवाइड करेंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत।